नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है और समष्टि अर्थशास्त्र सेकंड सेमेस्टर में, यानी आपको समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। तो उसी का सॉल्व मॉडल पेपर है ये। मैं बारीकी के साथ इसको सॉल्व करूंगा। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, उनको बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक प्रश्नों को आपको बताने वाला हूँ। हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बीए क्रैकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुक्ला स्टडी पॉइंट को जल्दी से 1 मिलियन पहुंचा दीजिए। बहुत जल्दी पहुंचा दीजिए, क्योंकि अब बहुत लेट कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। उसी पे 9 लाख कुछ 83,000 पे टिके हुए हैं, पता नहीं कितने दिनों से। तो उसको बढ़वाइए प्लीज़ किसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2026 का। एक क्वेश्चन पेपर अभी जून महीने में पेपर हुआ है, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कल पेपर हुआ है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। राम मनोहर लोहिया के लिए महत्वपूर्ण है। माँ पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय के लिए, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड, माँ शाकुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, या इसके अलावा आपके तमाम प्रकार के माइनर में अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, एमजेपी अरी बरेली, ठीक है। छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप समझने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन से बिहार के तमाम सारे विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न है मेजरमेंट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स, यानी घरेलू बचत का मापन। घरेलू बचत का मापन दोस्तों कारपोरेट क्षेत्र है, घरेलू क्षेत्र, निजी क्षेत्र या उपरोक्त सभी। देखिए घरेलू बजट का जो मापन होता है वो सभी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल घरेलू बचत, ग्रास डोमेस्टिक जो सर्विस होती है, उसको मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है और 3 क्षेत्रों में बांट करके उसको नापा जाता है। जैसे घरेलू क्षेत्र पहला होता है, दूसरा निजी कारपोरेट क्षेत्र यानी प्राइवेट कारपोरेट सेक्टर, और तीसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर होता है, ठीक है। चूंकि विकल्प में आपको डी दिया है, इसका लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन आप देखें दोस्तों। प्रश्न है राष्ट्रीय उत्पादन को मापा जाता है। राष्ट्रीय उत्पादन को बाजार की कीमतों पर, या लागत कीमतों पर, या थोक कीमतों पर, या उत्पादन कीमतों पर। दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादन को मापा जाता है बाजार की कीमतों पर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी कहा जाता है इसको। तो जीडीपी को आमतौर पर बाजार मूल्यों पर मापा जाता है। इसमें उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए जो चुकाई गई वास्तविक कीमत होती है, उसको भी इसमें शामिल करते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़े रहते हैं और सब्सिडी वगैरह इसमें घटा दी जाती है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से क्या रहा है? तो भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है दोस्तों इनमें से क्या? घरेलू बचत। घरेलू बचत जो होता है दोस्तों, ये पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण और निवेश के लिए सबसे बड़ा योगदान घरेलू क्षेत्र की बचत का होता रहा है। इसमें लोगों की जो बैंक में पैसा जमा है, वो शेयर जो उन्होंने किया हुआ है, या जीवन बीमा लिया हुआ है, या सोना चांदी रखा हुआ, जमीन वगैरह लिया हुआ, तो ये सब घरेलू बचत में शामिल होती हैं। तो ये सब भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है मुद्रास्फीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मुद्रास्फीति का संबंध दोस्तों इनमें से किससे है, फटाफट से आप बताएंगे। तो इनमें से होता है आपका कीमत स्तर इसमें बढ़ता है, कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। तो कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मुद्रास्फीति यानी अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी इसका मतलब ये होता है मुद्रास्फीति का कि जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की समान कीमत स्तर में लगातार बढ़ोतरी होती है, यानी कि मूल्य बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, तो उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति, या इसी को अगर देखा जाए तो महंगाई कह सकते हैं एक सरल भाषा में, कि महंगाई बढ़ गई। जैसे आजकल महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोगों के पास रुपया बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ में इसका ये भी मतलब है कि चीज़ें महंगी इसलिए बिकती हैं चूँकि मुद्रा का मूल्य घट रहा है, यानी कि रुपये की कीमत घट रही है, ठीक है। तो जब कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा की क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर होती है मुद्रा की, वो घट जाती है, कम हो जाती है। तो कीमत स्तर जब बढ़ेगा, यानी रेट किसी चीज़ का बढ़ेगा, तो
तो मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। यानी जैसे जो चीज़ें 50 रुपए में मिलती थी, वस्तु वही है, लेकिन मुद्रा चूँकि एक प्रकार से उसका इंटरनेशनल वैल्यू घट गई है, इसलिए वही जो 50 रुपए की चीज़ है, आज वो 100 रुपए में मिल रही है। तो इसको मुद्रा का मूल्य गिरना कहते हैं। मनी वैल्यू फॉल्स बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, ठीक है? तो मुद्रा का मूल्य घट रहा है, इसका मतलब महँगाई बढ़ी, इसका मतलब कि अपना रुपया घट रहा है। अगर महँगाई कम होती तो यानी मुद्रा का मूल्य जो है बढ़ रहा है। यानी 1 रुपए में अगर 1 किलो चीनी आप पा जा रहे हैं, इसका मतलब 1 रुपए में इतनी ताकत है कि वो 1 किलो चीनी खरीद दे रहा है। लेकिन 1 रुपए में आज इतनी ताकत बची नहीं है। ताकत कितनी है? 40 रुपए में इतनी ताकत है कि आप 1 किलो चीनी पा जा रहे हैं। तो 1 किलो चीनी के लिए आपको 40 रुपए व्यय करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं। तो यानी कि मुद्रा का मूल्य घट रहा है, घटा है। 5वां प्रश्न है, व्यापार चक्र को वह अवधि जिसमें वास्तविक जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रही होती है, क्या कहलाती है? तो व्यापार चक्र वह अवधि जिसमें वास्तविक जीडीपी बढ़ रही होती है, कहलाती है। उसको दोस्तों बोलते हैं विस्तार। क्या बोलते हैं? विस्तार, ठीक है? यानी व्यापक चक्र जो बिज़नेस साइकिल होता है, आर्थिक गतिविधियों में आने वाले उतार-चढ़ाव को व्यापार चक्र कहा जाता है, ठीक है? इसमें कभी महँगाई, कभी सस्ताई, कभी आपका जो है मंदी आएगी, कभी स्टैगफ्लेशन होगा, कभी शिखर पर होगा, कभी विस्तार होगा। तो इसके मुख्य चरण होते हैं विस्तार, शिखर, संकुचन यानी मंदी और गर्त यानी खाई में चला जाना। तो जब वास्तविक जीडीपी बढ़ेगी दोस्तों, तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना, जीडीपी के बढ़ने का मतलब ये होता है, जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब कि जो है रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, मांग में तेजी आ रही है और इस तरीके से उसका विस्तार हो रहा है, उद्धार हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 6वां प्रश्न आपका आ चुका है, देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है। तो देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना दोस्तों हम किस सूत्र के माध्यम से करते हैं? तो दोस्तों हम करते हैं जीडीपी बराबर जी प्लस सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर सी का मतलब होता है निजी उपभोग व्यय। जी मतलब होता है दोस्तों सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। आई मतलब होता है निजी निवेश, इन्वेस्टमेंट आपने किया किया। एन एक्स का मतलब होता है शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट कहते हैं इसको, या आयात, एक्स माइनस एम, ठीक है? तो जीडीपी की गणना की जो व्यय विधि होती है, एक्सपेंडिचर अप्रोच जो होता है, उसका सूत्र आपका सी वाला ऑप्शन में दिया है, यही करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सबसे प्रासंगिक समस्या इनमें से क्या है? मोस्ट पर्टिनेंट प्रॉब्लम्स व्हिल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम इज। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सबसे प्रासंगिक समस्या होती दोस्तों गैर मौद्रिक उपभोग की या मुद्रास्फीति की, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। राष्ट्रीय की गणना करते समय सबसे प्रासंगिक समस्या क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय आय की वास्तविक तुलना के लिए मुद्रास्फीति सबसे बड़ी तकनीकी समस्या है, जिसके लिए रियल जीडीपी निकाला जाता है। लेकिन विकासशील देशों जैसे भारत में गैर मौद्रिक लेन देन या उपभोग की एक बड़ी व्यावहारिक समस्या है। तो प्रश्न के संदर्भ में मुद्रास्फीति को अक्सर गणना को शुद्ध करने के लिए मुख्य कारक मानते हैं। हालांकि गैर मौद्रिक उपभोग भी एक प्रमुख बाधा होती है, लेकिन यहाँ पर अगर बी लगा देंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो बी या ए में से कोई एक हो सकता है, हालांकि बी ज़्यादा बेटर है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध दोस्तों किससे है? फटाफट से आप बता देंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समग्र आर्थिक चरों से। समग्र आर्थिक चरों से समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 8वें नंबर का सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वें का क्या लगा देंगे आप? 7वें का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ज़्यादा बेटर आंसर हो जाएगा, ठीक है? 7वें का बी ऑप्शन या ए में से, हालांकि बी ज़्यादा बेटर है तो बी ही लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चलें, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, एमपीसी का अर्थ क्या होता है? एमपीसी का अर्थ होता है दोस्तों, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमपीसी दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ए ऑप्शन उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, ए ऑप्शन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दर्शाता है कि आय में होने वाला परिवर्तन जो डेल्टा वाई होता है, उसके कारण उपभोग में कितना परिवर्तन आता है। तो यही एक प्रकार से दिखाता है एमपीसी, ठीक है? अगर आय में आपके परिवर्तन होता है तो उपभोग में, यानी जैसे मान लेते हैं आपके पास खूब पैसा आ रहा है, तो आप कितना खर्चा करते हैं, कितना नहीं खर्चा करते हैं, ये एक प्रकार से इसमें डिपेंड करता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी आपके आपके आय से आपके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके उपभोग से पर क्या प्रभाव पड़ता है।
उपभोग फलन किसने दिया है? 10 नंबर। उपभोग फलन किसने दिया दोस्तों? उपभोग फलन देने वाले विद्वान हैं प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स। तो कीन्स साहब ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में पुस्तक लिखा। उन्होंने उपभोग फलन का प्रतिपादन किया था, जिसे कीन्स का मनोवैज्ञानिक उपभोग का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, एमपीसी का सूत्र होता है, बताएंगे एमपीसी का सूत्र दोस्तों इनमें से क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। एमपीसी का 11 नंबर, एमपीसी का सूत्र होता है डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोग में परिवर्तन को डेल्टा सी कहते हैं। तो उसको जब आय में परिवर्तन डेल्टा वाई से विभाजित किया जाता है, यानी उपभोग में क्या परिवर्तन आया बटे आय में क्या परिवर्तन आया, दोनों आय में परिवर्तन से भाग देते हैं, तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति एमपीसी निकल आती है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन से प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिकतर कहाँ देखने को मिलती है या कहाँ पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि क्या होता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक लोगों का काम है लेकिन उसको 4-5 लोग मिलकर के कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले हम लोग थे 4 भाई हैं, अब चारों भाई एक ही खेत में 2 बीघा मान लेते तंबाकू बैठाई जाती थी, या 2 बीघे गन्ने बोया गया है, तो उसी दोनों बीघे में गन्ने अगर चारों लोग सींच रहे हैं, एक ही लोग सींच सकते हैं लेकिन मैं चारों लोग उसमें भिड़े रहते थे। या एक किराने के स्टोर आपके पास है, उसमें तीन एक लोग का काम है लेकिन चारों लोग आपस में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि एक लोगों के काम के स्थान पर चूंकि 3-4 लोग वैसे घर में बैठे रहते हैं, इसलिए सभी लोग जो उसमें भाग लेते हैं, तो इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी वही होती है। अगला 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 13 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले किया था किसने? रेगनर फ्रिस ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगनर फ्रिस ने, इनका ओस्लो यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं ये। ठीक है, 1933 ईस्वी में सबसे पहले अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में बांटा था इन्होंने, एक माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ करके आए हैं और मैक्रो अभी पढ़ रहे हैं, समष्टि आज अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार भी रेगनर फ्रिस को दिया गया था, और समष्टि अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग भी इन्होंने सबसे पहले किया था, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी इन्होंने किया था। अगला 14 नंबर प्रश्न है, स्टॉक चर का उदाहरण है। स्टॉक चर का उदाहरण इनमें से क्या है? एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज। स्टॉक चर का उदाहरण होता है दोस्तों पूंजी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टॉक और प्रवाह यानी स्टॉक चर वह मात्रा होती है दोस्तों जिसमें समय के एक निश्चित बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जाता है, जैसे पूंजी, धन या बैंक बैलेंस। ठीक है, ये होता है आपका जो है स्टॉक चर। और प्रवाह चर जो होता है वो ये होता है, वह मात्रा है जिसमें समय की एक अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के दौरान मापा जाता है, जैसे आय कितनी है, निवेश, उत्पादन कितना, तो ये सब देखा जाता है। ठीक है, और जो स्टॉक चर होता है वो जैसे आपने कितना बैंक में जमा किया हुआ है, कितना धन आपके पास है, ये सब चीज़ें होता है स्टॉक चर। और प्रवाह चर होता है कि आप जो है कितनी आपकी सैलरी है, कितना आप कहीं पर खर्चा कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। 15 नंबर प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है दोस्तों रोजगार और आय। रोजगार और आय जो होता है यानी एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जो होता है दोस्तों, ये समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य व्यवसाय में आता है। ठीक है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य ध्येय पूरी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और रोजगार के स्तर का निर्धारण करना होता है, समष्टि अर्थशास्त्र का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। 16 नंबर प्रश्न है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का क्या कारण है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन अक्योर्स ड्यू टू, यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारण होता है दोस्तों अत्यधिक मांग। अत्यधिक मांग की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कुल डिमांड जो होती है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है यानी कुल मांग, और उनकी कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, यानी कुल पूर्ति मतलब पूर्ति कम है और डिमांड ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा हो गई है, सप्लाई कम है, तो कीमतों में वृद्धि होती है। यानी मान लेते हैं कि 10 मोबाइल फ़ोन है किसी दुकानदार के पास और 20 ग्राहक पहुंच गए हैं। एक मोबाइल फ़ोन का दाम 10,000 था, लेकिन जब 20 लोग उसी मोबाइल को खरीदने के लिए आ गए हैं 10 मोबाइल को, तो ऐसे में 10,000 का फ़ोन वो 12,000 में बेचेगा। जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा देगा उसी को मोबाइल दे देगा। यानी कि जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती दोस्तों, तब उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे कि शादी ब्याह में सोने का रेट बढ़ना, ये डिमांड जो है के हिसाब से सप्लाई होता है। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, जैसे शादियों के सीजन में सोने का दाम, मोटरसाइकिल का दाम बढ़ जाना। ठीक है,
शादियों के टाइम में सब्जी का दाम बढ़ जाना, चूँकि सब्जी की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। कहीं-कहीं पर टमाटर जो होता है दोस्तों, वो 50 रुपए किलो बिकता है किसी-किसी समय में, चूँकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन वही टमाटरवा 2 रुपए में बिकात है, तो ओका क्यों नहीं खावा चाहत। यानी कि 2 रुपए में कभी-कभी टमाटर होता है, चूँकि डिमांड उसकी कम हो जाती है। चूँकि सप्लाई ही इतनी ज़्यादा है, तो कि डिमांड जो है, वो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, तो ऐसे में जो है चीज़ें सस्ती हो जाती है। लेकिन जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई नहीं हो पाती, तो चीज़ें महँगी हो जाती हैं। और पूरा का पूरा अर्थशास्त्र समझेंगे तो यही 2 चीज़ आपको मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई। इसी पर पूरा आपका अर्थशास्त्र खत्म हो जाता है। तो मुद्रा प्रेरित मुद्रास्फीति इसी को कहते हैं, चूँकि जब क्या होता है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, पूर्ति नहीं हो पाती है, तो कीमतों में वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति को माँग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है? तो अत्यधिक माँग की वजह से मुद्रा प्रेरित जो है मुद्रास्फीति आती है। अगला 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिए। 17 नंबर प्रश्न है, फिलिप्स वक्र किस संबंध को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र दोस्तों किस संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र दोस्तों ये स्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। स्फीति और बेरोजगारी को, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। फिलिप्स वक्र की अगर बात की जाए तो इसका प्रतिपादन किया था A.W. फिलिप्स, उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया। कब किया था? 1958 में किया था। ठीक है? यह वह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक विपरीत या ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। अर्थात यदि बेरोजगारी कम करनी है तो मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ेगा। ठीक है? यानी बेरोजगारी कम करनी है तो मुद्रास्फीति का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। शास्त्रीय अर्थशास्त्र के प्रमुख अधिकारी थे। शास्त्रीय यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स वाज मेजर माने मुख्य, तो उनका नाम है एडम स्मिथ साहब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वानों में से माने जाते हैं, लेकिन एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जनक, और आधुनिक अर्थशास्त्र का पितामह भी एडम स्मिथ साहब को ही कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, बड़ी फेमस पुस्तक है। 1776 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, वेल्थ ऑफ नेशन का, जो कि लिखा है एडम स्मिथ साहब ने। प्रश्न परीक्षा में आता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ ने लिखी है। कब लिखी? 1776 में लिखी। जेबीसी 19 नंबर प्रश्न, जेबीसी के नियम की आलोचना किसने की? जेबीसी पूरा नाम है इनका। इनका बाजार का नियम जो है बड़ा फेमस है। तो पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जेबीसी ने ही कहा था। ठीक है क्या? जेबीसी ने कहा था कि पूर्ति जो होती है, सप्लाई अपनी मांग, अगर सप्लाई आप करते तो सप्लाई अगर ठीक ठाक है तो मांग अपने आप जनरेट हो जाती है। जैसे आप एक मेला देखने गए तो झूला झूलने के लिए गए हैं, लेकिन मेले में अगर दुकान लगी हुई है तो आप समोसा टिकिया भी वहाँ पर खा लेंगे, क्योंकि सप्लाई अगर है तो वहाँ पर गन्ने का रस भी आप पी लेंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने बताया कि बाजार में अगर सारी चीज़ सामान लगे हुए हैं तो अपने आप डिमांड भी आ जाती है। ये कहते हैं जेबीसी अपने बाजार के नियम में, यानी सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, यानी सप्लाई अपने आप ऑटोमेटिक अपनी मांग पूर्ण कर लेती है कि भाई अगर सामान ठीक ठाक रहेगा क्वालिटी युक्त तो अपने आप खरीदा जाएगा। 1929 में महान मंदी आई थी। ठीक है? और उसी के दौरान यह नियम पूरी तरह से विफल साबित हो गया था, जिसके बाद जेएम कीन्स ने इसकी बड़ी आलोचना करी थी। तो कीन्स साहब ने जेबीसी के बाजार की बड़ी आलोचना करी है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? अगला, क्योंकि मंदी के पैसे नहीं तो कोई चीज़ क्या क्यों खरीदेगा? कीन्स थियरी किस पर आधारित है? तो कीन्स थियरी दोस्तों आधारित है प्रभावी मांग पर, यानी कि इफेक्टिव डिमांड पर काम करती है प्रोफेसर कीन्स की थियरी। कीन्स का संपूर्ण रोजगार सिद्धांत प्रभावी मांग पर के विचार पर टिका हुआ है। प्रभावी मांग क्या होता है? जहाँ कुल मांग या कुल मांग मूल्य जो होता है, यानी कि कुल मांग मूल्य जो है और कुल पूर्ति मूल्य आपस में बराबर होते हैं, वहाँ पर जो है चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है? तो कीन्स थियरी प्रभावी मांग पर डिपेंड होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण बेरोजगारी का क्या कारण है? घर्षण बेरोजगारी बताएंगे। घर्षण बेरोजगारी का कारण होता है नौकरी परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉब चेंज। ठीक है? घर्षण जनित बेरोजगारी यह एक अस्थायी बेरोजगारी होती है, जो तब उत्पन्न होती है जब कोई श्रमिक एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है, या बाजार में सूचनाओं की कमी की वजह से उसे तुरंत काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह एक प्रकार काम है, यानी बाजार में काम है, लेकिन वो एक प्रकार से सही जगह पर पहुंच नहीं पाता है काम करने के लिए। ऐसी बेरोजगारी को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। यानी काम है, तमाम सारा काम है, लेकिन वो सही जगह पर जा नहीं पा रहा, या फिर कोई जानकारी का अभाव है। 22 नंबर प्रश्न है, प्रवाह चर मापे जाते हैं। प्रवाह चर दोस्तों मापे जाते हैं कहाँ पर? प्रवाह चर दोस्तों समय की अवधि में मापे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? ये बात आप प्रवाह
को एक विशिष्ट समय अवधि जैसे प्रति घंटा या प्रति मिनट या प्रति माह जो है या प्रतिवर्ष के संदर्भ में मापा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे राष्ट्रीय आय वार्षिक रूप से मापी जाती है, तो प्रवाह चर हमेशा समय की अवधि में मापे जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रेरित उपभोग निर्भर करता है। प्रेरित उपभोग निर्भर करता दोस्तों आय पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, इनकम पर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी आय अगर ठीक ठाक रहेगी तभी आप उपभोग के लिए आगे बढ़ेंगे। जब पैसा खूब रहेगा तभी आप सोचेंगे सोना चांदी खरीद लें, या चलें समोसा खा लें, या पिज्जा बर्गर खा लें, ठीक है। तो उपभोग का वह हिस्सा जो आय के स्तर पर निर्भर करता है, यानी जब आय बढ़ती है तो प्रेरित उपभोग भी बढ़ता है। इसके विपरीत जो उपभोग आय से स्वतंत्र होता है उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। यानी कि यह आय हो या ना हो, जैसे चाय पीना है, पैसा है या नहीं, तो उधारे चीनी ले आए किराना की दुकान से जाकर कि भैया उधारे चीनी या चाय तो पी ही के सुबरवा, ठीक है। तो ये चीज होती है दोस्तों क्या, स्वायत्त मांग, यानी कि जिसकी डिमांड है, चाहे आय आए चाहे ना आए, लेकिन चाय पीनी, खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, तो ये होता है आपका स्वायत्त उपभोग। लेकिन कुछ उपभोग ऐसा होता है प्रेरित उपभोग, यानी आपके पास पैसा खूब दबा के आ रहा है, तब आप सोच रहे हो एसीओ लगवा लें, कूलरों खरीद लें, ठीक है, घरों बनवा लें, मोल्डिंग बनवा लें, ठीक है, सखुआ दरवाजा लगवा लें। तो ये सब चीजें आपकी आती हैं प्रेरित उपभोग की, यानी कि वो आय आपको प्रेरित करती, पैसा आपके पास है तो आप उसको खरीदने के लिए तैयार होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निवेश निर्भर करता है। निवेश दोस्तों निर्भर करता है किसमें, निवेश निर्भर करता है ब्याज दर पर, आय पर और अपेक्षित लाभ पर। ये सभी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निवेश सभी पर डिपेंड करता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी बराबर 0.8 है तो गुणक का मान कितना होगा। तो यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी 0.8 है दोस्तों, तो गुणक का मान कितना होगा। इसको हल करते हैं, गुणक को जो है उसको के रूप में परिभाषित करते हैं, तो के बराबर होता है 1/1 माइनस एम पी सी, ये इसका सूत्र होता है, रख दीजिए। तो के बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.8, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1/1 माइनस 0.8, तो इसका बराबर क्या 1/, अब इसमें से घटा देंगे तो 0.2 हो जाएगा, यानी 0.2, ठीक है। 1/0.2, अब 1/0.2 को काट लीजिए दोस्तों, इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, अगर इसको आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ पर दोस्तों कितना कर दीजिए, यहाँ पर एक प्रकार से जीरो काट दीजिए, तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 एक नम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा के बराबर 5, यानी गुणक का मान कितना निकलेगा 5 निकलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूत्र आप ध्यान रख दीजिएगा, गुणक अभी निकालने के लिए पूछे आपसे एमपीसी की प्रवृत्ति दो, यानी एमपीसी दिया हो आपको और गुणक का मान पूछे तो गुणक के बराबर आप निकालेंगे 1/1 माइनस एमपीसी, यानी इतना जो है घटा दीजिए, 0.8 घटा देंगे तो कितना निकलेगा 0.2 निकलेगा, इसमें से 1/, और यहाँ पर वो एक जीरो बढ़ाएंगे ऊपर, एक जीरो नीचे से काट देंगे तो 2 नीचे बच जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 5 आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत निवेश से अधिक हो जाती है तो इसका परिणाम होगा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में बचत निवेश से अधिक हो जाती है दोस्तों, तो इसका परिणाम होगा संकुचन, ठीक है। यानी जब समाज में लोग बचत अधिक करने लगते हैं और निवेश कम होता है तो बाजार में वस्तुओं की मांग घट जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनियों का माल बिना बिका रह जाता है और बच जाता है, उत्पादन कम पड़ जाता है और अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति आ जाती है, यानी मंदी की स्थिति आ जाती है जब लोग बचत ज़्यादा करते हैं, खरीदते नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा संकुचन, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, वास्तविक जीडीपी नाम मात्र जीडीपी को समायोजित करके प्राप्त की जाती है, बताएंगे। वास्तविक जीडीपी नाम मात्र की जीडीपी को समायोजित करके प्राप्त की जाती है, बताएंगे। मुद्रास्फीति प्राप्त की जाती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्तविक जीडीपी जिसको आप रियल ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और एक होता है नाम मात्र या मौद्रिक जीडीपी जिसको आप नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो जब जो है उसमें नॉमिनल जीडीपी में जब मुद्रास्फीति या कीमतों में आए बदलावों को जीडीपी डिफल्टर की मदद से समायोजित कर दिया जाता है तो हमें वास्तविक जीडीपी प्राप्त हो जाती है जो उत्पादन की सही तस्वीर दिखाती है। तो इसका बी ऑप्शन मुद्रास्फीति करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि आर्थिक उद्देश्य नहीं होता इनमें से। तो समष्टि आर्थिक उद्देश्य इनमें से क्या नहीं दोस्तों, फर्मों का लाभ अधिकतम करण, ये एक प्रकार से इसका उपभोग मतलब कि इसका नहीं है। फर्मों का लाभ अधिकतम करण ये नहीं होता। फर्मों का लाभ अधिकतम करण एक व्यक्तिगत और व्यवसायिक इकाई का उद्देश्य होता है जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की बात आती है, कीमत स्थिरता आती है, आर्थिक विकास आता है, जबकि सी वाला नहीं आता। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? स्टैगफ्लेशन को दोस्तों हिंदी में कहा जाता है उच्च बेरोजगारी या उच्च मुद्रास्फीति। तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्टैगफ्लेशन आर्थिक गतिहीनता है, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति 2 शब्दों से मिलकर के बनता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। यानी एक ऐसी विषम आर्थिक स्थिति है जिसमें बाजार में मंदी और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। अगला 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, दोहरी गणना से बचा जा सकता है। दोहरी गणना से बचा जा सकता है दोस्तों मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा। दोहरी जनगणना से बचा जा सकता है किसके द्वारा? मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को बार बार जोड़ दिया जाता है तो उसे दोहरी गणना कहते हैं। इससे बचने के लिए केवल अधिकतम वस्तुओं के मूल्य को लिया जाता है या उत्पादन के हर चरण पर जोड़ी गई वास्तविक मूल्य वृद्धि की गणना करी जाती है, ठीक है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन से, रियल जीडीपी हमेशा होती है। रियल जीडीपी दोस्तों हमेशा कैसी होती है? रियल जीडीपी हमेशा स्वतंत्र होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक जिसको डब्ल्यूपीआई भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? होल सेल प्राइस इंडेक्स इसका कहते हैं। यह सूचकांक उन वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, व्यक्त करता है जो थोक बाजार में बड़े पैमाने पर बेची या व्यापार की जाती है। भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो थोक मूल्य सूचकांक की अगर बात की दोस्तों तो ये एक प्रकार से थोक मूल्य मापता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न है, कौन सा सूचकांक सेवाओं को भी शामिल करता है? कौन सा सूचकांक सेवाओं को शामिल करता है दोस्तों? व्हिच इंडेक्स इंक्लूड सर्विस आल्सो? तो होता है सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म बताएं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सीपीआई कहा जाता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। उसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा और परिवहन को भी शामिल किया जाता है। जबकि थोक मूल्य सूचकांक में केवल भौतिक वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं, ठीक है। तो 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सीपीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र होता है। दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र दोस्तों कैसा होता है बताएंगे? दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र दोस्तों ऊर्ध्वाधर होता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दीर्घकाल में लंबे समय में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच कोई ट्रेड ऑफ यानी सौदा नहीं होता। दीर्घकालिक फिलिप्स वक्र पूर्ण रूप से सीधा या ऊर्ध्वाधर होता है जो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर स्थिर होता है। अगला, सामान्य जनता के लिए कौन सा सूचकांक अधिक महत्वपूर्ण है? तो सामान्य जनता के लिए दोस्तों सीपीआई जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक प्रकार से जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है सीपीआई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आवाम का महंगाई सूचकांक माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, स्टैगफ्लेशन फिलिप्स वक्र का विरोध करता है क्योंकि? स्टैगफ्लेशन फिलिप्स वक्र का विरोध करता है क्योंकि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ती हैं इससे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलिप्स वक्र का मूल सिद्धांत कहता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी घट जाती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में ये दोनों साथ साथ बढ़ती हैं, जिससे फिलिप्स वक्र का पारंपरिक सिद्धांत टूट जाता है, काम नहीं करता है। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुख्यतया मापता है? तो ये दोस्तों जीवन यापन की लागत को मापता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल होता है? तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों परिवार और फर्म, ठीक है, ये दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, परिवार और फर्म दोनों शामिल होता है, ठीक है। यानी कि आय के चक्रीय प्रवाह के सबसे सरल मॉडल के केवल दो ही मुख्य आर्थिक कर्ता होते हैं। एक होता है घरेलू क्षेत्र जिसको परिवार कहते हैं, जो साधनों के स्वामी होते हैं, और दूसरा होता है व्यावसायिक क्षेत्र, फर्म, ठीक है, जो वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कंपनी होती है, वो दो, ठीक है। अगला 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। निम्न में से कौन सर्कुलर फ्लो में लीकेज है? निम्नलिखित में से कौन सर्कुलर फ्लो में लीकेज है दोस्तों? तो होता है आपका बचत, ठीक है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बचत जो है ये एक प्रकार सर्कुलर फ्लो में लीकेज होता है, यानी आय के चक्र में जो पैसा बाहर निकल जाता है और मांग को कम करता है, उसे लीकेज कहते हैं। जैसे बचत, कर, आयात। इसके विपरीत जो है इंजेक्शन वह पैसा होता है जो चक्र में बाहर से आकर के आय बढ़ाता है, जैसे निवेश या सरकारी व्यय या निर्यात, इसको इंजेक्शन कहते हैं। और जो है सर्कुलर फ्लो में लीकेज कहते हैं
जो एक प्रकार से पैसा बचत कर और आयात के रूप में रखा गया है। 40 नंबर प्रश्न है, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों संतुलन की शर्त कैसी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसमें यस टी एम बराबर आई जी एक्स, ठीक है, यस टी एम बराबर आई जी एक्स, ये फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो सकता है, यस प्लस एम बराबर आई जी एक्स, ठीक है, ये कर सकते हैं। यदि टी को नगण्य मान लें तो सबसे निकट यही आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि समष्टि आदर्श समष्टि संतुलन का जो सूत्र होता है यस टी एम बराबर आई जी एक्स होता है, आई जी एक्स तो सही है, यस टी यहाँ पर टी भी हो जाता तो करेक्ट आंसर हो जाए, यस टी एम बराबर आई जी एक्स, ये फुल फॉर्म इसका होता है, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यही लगा दीजिएगा सी वाला ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे, बताइएगा सभी लोग। को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलन कब होता है? तो बचत और निवेश जब बराबर बराबर होते हैं तब, बचत बराबर निवेश के, सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी एक 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही घटक होते हैं, एक होता है परिवार और दूसरा होता है फर्म यानी व्यवसाय। यहाँ सरकार या विदेशी व्यापार नहीं होता है, आय का वह भाग जो खर्च नहीं होता है, बचत होता है, उसको यस कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कर, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कर को माना जाता है, तो उसमें कर को लीकेज माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना दोस्तों होती है कुल आय बटे जनसंख्या से, टोटल इनकम बटे पॉपुलेशन, यानी प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति कैपिटा इनकम कितनी है किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय को दिखाती है कि वो कितना कमाता है, उसको निकालने का सूत्र है नेशनल इनकम, यानी कितना ऐसे मान लेते हैं 100 रुपये पूरे जो है 1000 रुपये कमा रहा है पूरा देश में एक साल में, ठीक है, और 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग कर दीजिए, 0 0 कर, यानी कि एक व्यक्ति जो है 10 रुपये कमा रहा है, ये निकल करके सामने जाता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, निम्न में से क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होता है? राष्ट्रीय आय में दोस्तों कारक आय शामिल होता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कारक आय, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय केवल उत्पादनों के साधनों द्वारा वर्जित आय को ही जोड़ा जाता है, जिसे कारक आय कहते हैं। श्रम के लिए मजदूरी, भूमि के लिए किराया, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमी के लिए लाभ, ये सब इसमें जो है शामिल हो जाता है। ट्रांसफर भुगतान क्या होता है? जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति या उपहार, इसके बदले कोई नया उत्पादन नहीं होता, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, कारक आय को ही शामिल करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन जिसमें कारक आय में क्या शामिल होता है? श्रम के लिए मजदूरी, भूमि के लिए किराया, पूंजी के लिए ब्याज, ये सब शामिल होता है, उद्यमी के लिए लाभ, ये सब भी इसमें शामिल होता है। 45 नंबर, बाजार कीमत पर जीडीपी में शामिल है। बाजार कीमत पर जीडीपी में क्या शामिल है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होता है, अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें सरकार के द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी शामिल होते हैं, क्योंकि टैक्स लगने से वस्तु की बाजार कीमत बढ़ जाती है। यदि हमें साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट निकालनी हो तो हम बाजार कीमत में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, तो वो एक प्रकार से ही हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है क्या? राष्ट्रीय आय में दोस्तों पेंशन नहीं शामिल होती है, पेंशन नहीं शामिल है, बाकी लाभ, किराया और वेतन शामिल होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों जीवन स्तर को दर्शाती है, किसको? जीवन स्तर को, ठीक है, आपके लाइफ स्टैंडर्ड को दर्शाती है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनपीपी बराबर होता है किसके? बताएंगे। एनपीपी, एनपीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम जीडीपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन के दौरान मशीनों और संपत्तियों में जो घिसावट हुई है या जो मूल्य ह्रास हुआ है उसको घटा देते हैं, तो हमें शुद्ध रूप से बचा हुआ उत्पादन यानी एनएनपी प्राप्त होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस जितना भी जो है खर्चा लगा हुआ है वो सब चीज़ करने में, उन सभी को घटा देते हैं, तो आपका वो निकल आता है, आपका क्या? एनएनपी निकल आएगा। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जब जीएनपी में से हम घटा देते हैं क्या? मूल्य ह्रास घटा देते हैं या घिसावट पिटावट घसा देते हैं, जो मशीन में खर्चा लगा वो सब घटा देते हैं, तो वो सब, तो आपका एनएनपी निकल आता है। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, यदि जनसंख्या राष्ट्रीय आय से तेज बढ़ती है तो,
यदि जनसंख्या राष्ट्रीय आय से तेज बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय घटती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आय बराबर 5 लाख करोड़ हो, जनसंख्या 25 करोड़ हो तो प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी? तो 5 लाख करोड़ कितना है? आय है, तो 5 लाख करोड़ यहाँ पर लिख देते हैं, 5 लाख करोड़, ठीक है। और 5 लाख करोड़ और जनसंख्या कितनी? 25 करोड़ है, तो 5 लाख करोड़ आपका कितना हो जाएगा? ठीक है, हम मान लेते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए है, तो 5 लाख ही लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 लाख ही लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। करोड़ 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 आपस में, ये करोड़ कट गया, ये करोड़ कट गया, 50 5 लाख बटे 25 हम कर लेते हैं, तो 5 लाख हमने यहाँ पर लिख लिया है दोस्तों। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 5 लाख बटे 25, 25 से इसको काट लेते हैं दोस्तों, 25 से काटिए, 25 से करना, 25 25 दूना 50, यानी कितना बचा आपका? 20,000 रुपये। यानी एक व्यक्ति जो है 20,000 रुपये कमाता है अगर 25 मतलब 5 करोड़ जनसंख्या है और 25 करोड़ जो है प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि जो है 25 करोड़ जनसंख्या उस देश की और 5 लाख करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। और मतलब कि राष्ट्रीय आय कितनी? राष्ट्रीय यानी 5 लाख करोड़ रुपए एक साल में कमाया जाता है उस देश के द्वारा, और 25 करोड़ जनसंख्या है, दोनों का भाग दे देंगे और 20,000 निकल रहा है, यानी कि 20,000 रुपये यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों? 20,000 रुपये यहाँ पर आपका निकल करके सामने आता है, इसी को बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। 20,000 रुपये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20,000, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, श्रम बल भागीदारी दर LFRR किसे कहते हैं? LFRR दोस्तों किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। LFRR कार्यशील आयु की जनसंख्या में श्रम बल के अनुपात को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी 15 से 64 वर्ष की कुल आबादी में से प्रतिशत लोग जो काम करने की तलाश में, जिनके पास जो है काम करने का काबिलियत भी है। 52 नंबर प्रश्न, बेरोजगारी दर की गणना इस प्रकार की जाती है। बेरोजगारी दर की गणना दोस्तों किस प्रकार की जाती है? बेरोजगार बटे कुल जनसंख्या बटे 100। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 53 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है, कौशल के असंतुलन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी कौन सी है? कौशल के असंतुलन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी दोस्तों होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब बाजार में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक कौशल या नौकरी चाहने वाले के पास मौजूद स्किल्स के बीच मिसमैच हो जाता है तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बाजार में कंप्यूटर इंजीनियरों की मांग है, लेकिन बेरोजगार युवा केवल पारंपरिक विधाओं में प्रशिक्षित हैं, कंप्यूटर को नहीं जानते हैं, ठीक है, तो वो होती है संरचनात्मक बेरोजगारी। 54 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, घर्षणात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? घर्षणात्मक बेरोजगारी दोस्तों नौकरी खोजने में समय लगता है, इसी को घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। नौकरी है मार्केट में लेकिन उस समय से मिल नहीं पाती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ होती है? मौसमी बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में होती है, यानी कि एक साल आपने खेती करी और खेती फिर कुछ समय पड़ती पड़ा है खेत, ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी इसी को कहा जाता है। कुछ महीने काम होता है, कुछ महीने आप घर पर बैठे रहो फ्री में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव में से संबंधित बेरोजगारी कौन सी है? बताएंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार चक्र के उतार चढ़ाव से संबंधित बेरोजगारी कौन सी है? तो चक्रीय बेरोजगारी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 57 नंबर प्रश्न दोस्तों, अल्प रोजगार का अर्थ क्या है? बताएंगे, अल्प रोजगार का अर्थ क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्प रोजगार का मतलब होता है पूरी क्षमता से कम काम करना, उसी को अल्प रोजगार कहते हैं। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्राकृतिक बेरोजगारी दर किसका योग है? प्राकृतिक बेरोजगारी दर दोस्तों घर्षणात्मक और संरचनात्मक दोनों बेरोजगारी को प्राकृतिक बेरोजगारी दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन से, केंसियन सिद्धांत के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य बताएं दोस्तों, केंसियन सिद्धांत के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है प्रभावी मांग की कमी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रभावी मांग की कमी। 59 नंबर बताएंगे, केंसियन सिद्धांत के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरी कठोरता और अपर्याप्त मांग, तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि। तो केंसियन सिद्धांत जो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक द जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में जो आई थी,
उसमें कहा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है प्रभावी मांग की कमी होना। ठीक है, प्रभावी मांग की कमी होना यानी कि अपर्याप्त मांग, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 60 नंबर प्रश्न है, छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या है? छिपी बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न, क्लासिकल अर्थशास्त्र को मुख्यतः क्या मान्यता है? क्लासिकल अर्थशास्त्र की मुख्य मान्यता क्या है दोस्तों? तो क्लासिकल अर्थशास्त्र की मुख्य मान्यता है मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बनाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए, आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है, मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बनाती है, बताएं। मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बनाती है, मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बनाती कि आपूर्ति अपनी मांग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मांग अपनी आपूर्ति स्वयं बनाती, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, मांग आपूर्ति स्वयं बनाती है, गलत हो जाएगा ये, यानी कि 61 नंबर का ए बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में गलत है। डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, क्लासिकल या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, जेबी से की मुख्य मान्यता ये कि बाजार में कभी भी दीर्घकालिक मंदी या अति उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है मांग अपनी आपूर्ति, लिखा है जो छपाई की त्रुटि इसमें थोड़ी सी आ चुकी है। पूर्ति अपनी मांग जो होती है स्वयं सृजित करती है, ये सही होगा। तो आपूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 61 नंबर का डी ऑप्शन कर लीजिएगा। ठीक है, 61 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, और इसका केंसियन वाला 59 नंबर का ए कर दीजिएगा। 59 नंबर का दोस्तों ए कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखेंगे, अगला 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। से का नियम क्या कहता है? जेबी से का नियम कहता है दोस्तों क्या? कि दीर्घकाल में अति उत्पादन संभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला 63 नंबर प्रश्न है, जेबीसी के नियम की आलोचना किसने की है? तो कीन्स ने करी है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीन्स ने करी है। महामंदी में उनका सिद्धांत विफल हो गया था, इसलिए उन्होंने खूब जम करके आलोचना करी कीन्स ने। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का कारण क्या है? कीन्स कहते हैं प्रभावी मांग की कमी की वजह से बेरोजगारी होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभावी मांग का सिद्धांत किस बिंदु पर निर्धारित होता है? प्रभावी मांग का सिद्धांत दोस्तों समष्टि मांग बराबर समष्टि पूर्ति पर डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूर्ण रोजगार है स्वतः प्राप्त, पूर्ण रोजगार स्वतः प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है, केंसियन सिद्धांत में बचत और निवेश की समानता कैसे स्थापित होती है? तो केंसियन सिद्धांत में बचत और निवेश की समानता दोस्तों कैसे स्थापित होती है? आय में परिवर्तन करके। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 68 नंबर प्रश्न है, वास्तविक अर्थव्यवस्था में जेबीसे का नियम क्या तोड़ता है? तो वास्तविक अर्थव्यवस्था में दोस्तों जेबीसे का नियम वस्तु विनिमय में काम कर सकता है, जहां एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में जब मुद्रा आ जाती है तो लोग उसे केवल लेन देन के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि भविष्य के लिए मूल्य संचय के रूप में बचा करके रख लेते हैं। यही बचत बाजार में मांग को कम कर देती है और जेबीसी के बाजार का नियम जो है टूट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जगह डी ऑप्शन, मुद्रा का मूल्य संचय के रूप में उपयोग करते हैं, इसीलिए जो है इनका जो है नियम टूट जाता है। 69 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन शास्त्रीय मान्यता नहीं है? शास्त्रीय मान्यता दोस्तों इनमें से देखें, मुद्रा की तटस्थता शास्त्रीय मूल्य है। ठीक है, पूर्ण रोजगार भी है, मांग की कभी कमी संभव है, ये एक प्रकार से नहीं कहता कि शास्त्रीय शास्त्री नहीं कहते। ठीक है, मजदूरी लचीलापन ये सब कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, डिमांड डिफिशियंसी पॉसिबिलिटी, ये शास्त्रीय मान्यता नहीं है, बाकी तीनों हैं। 70 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। शास्त्रीय सिद्धांत में बेरोजगारी को माना जाता है। 70 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शास्त्रीय सिद्धांत में बेरोजगारी को क्या माना जाता है दोस्तों? तो शास्त्रीय सिद्धांत में बेरोजगारी को स्वैच्छिक मानते हैं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, स्वैच्छिक मानते हैं। अगला 71 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। उपभोग फलन किसके बीच को समय मतलब बताएं, उपभोग फलन किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो सी बराबर एफ वाई, यानी कि उपभोग और व्यय, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोग और व्यय। 71 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपभोग और व्यय, कंजप्शन एंड इनकम,
इसका करेक्ट उपभोग और आय, इनकम, तो बे पर नहीं आय पर होगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन कंजप्शन एंड इनकम, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आय पर डिपेंड करता है। 72 नंबर क्वेश्चन से, यदि आय बढ़ती है और एपीसी घटती है तो इसका क्या अर्थ है। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं इसको। इसका सूत्र होता है C/Y, यानी उपभोग बटे आय, कितना आप खर्चा कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं, आपकी आय कितनी, उसको जब भाग दे देते तो निकल जाता है। केन्स के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आय यानी वाई बढ़ती है तो उसका उपभोग यानी सी भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग के बढ़ने की रफ्तार आय के बढ़ने की रफ्तार से कम होती है। उपभोग ज़्यादा तेजी से बढ़ता है और आय कम तेजी से बढ़ती है। इसी वजह से आय बढ़ने पर C/Y एपीसी का मान लगातार घटता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 72 का डी ऑप्शन। बचत शून्य हो जाती है या क्या हो जाएगा, इसका उपभोग आय से कम दर से बढ़ता है, बिल्कुल राइट आंसर। उपभोग जो है आय से कम दर से बढ़ता है, उपभोग आय से कम दर से बढ़ता है, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 73 नंबर क्वेश्चन से, केन्सियन सिद्धांत में निवेश किस पर निर्भर करता है, बताएंगे। केन्सियन सिद्धांत में निवेश दोस्तों निर्भर करता है किस पर, ब्याज दर और पूंजी की सीमांत दक्षता पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूंजी की सीमांत दक्षता जिसको आप एमईसी कहते हैं, यानी उस निवेश से होने वाले लाभ की अनुमानित दर, उसको बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर प्रश्न है, यदि उपभोग फलन C बराबर A प्लस बी वाई है तो A का क्या दर्शाता है, यानी A का मतलब क्या है। यदि C बराबर A प्लस बी वाई है तो A का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी स्वायत्त उपभोग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। A बराबर स्वायत्त उपभोग, यानी कि यह वह न्यूनतम उपभोग होता है जो आय के शून्य यानी y बराबर 0 होने पर भी जीवित रहने के लिए जरूरी होता है, जैसे कि भोजन, तबीयत हो खराब हो जाए, दवाई, जिसके लिए व्यक्ति अपनी पुरानी बचत अगर है तो उसको खर्च करता, नहीं तो कर्जा भी लेता है। तो ये होता है स्वायत्त उपभोग, यानी कि जो अपने आप आता है और उसको आप कम नहीं कर सकते ऐसे उपभोग को, ठीक है। यच का मतलब इसमें दोस्तों, बी का मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी कि एमपीसी इसको कहते हैं। वाई का मतलब होता है इनकम, ठीक है, आय। क्लियर, ये बात ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 74 नंबर का बी ऑप्शन, स्वायत्त उपभोग। अगला 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध हमेशा सही दर्शाता है। कौन सा संबंध हमेशा सही होता है दोस्तों, तो एपीसी बराबर 0 जो होता है सबसे सही माना जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एपीसी प्लस एपीएस बराबर 0 होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, ठीक है। और इसीलिए आप देखते हैं ये जो होता है एपीसी बराबर 0 कह सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 75 एमसीक्यूज को देख लिया और इसका आंसर शीट भी मैंने दे दिया हुआ है, और आप इसको देख लीजिएगा, और भी तमाम सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। थर्ड सेमेस्टर में जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। सेकंड एंड थर्ड दोनों सेमेस्टर की फीस मात्र और मात्र 150 रुपये रखी गई है। जिन बच्चों को सेकंड सेमेस्टर का पीडीएफ नोट्स चाहिए, लिखित ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का मिलता है, 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर जो है आपको जोड़ा जाएगा ग्रुप में, और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला तमाम सारा, को करिकुलर का भी और सभी सब्जेक्ट का। अगर आप सेकंड सेमेस्टर का केवल पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो 100 रुपये फीस है, उसके लिए इसके अंदर भेजा जाएगा, उसी पर आपको फीस जमा कर देने हैं, ठीक है। 100 रुपये फीस में आपको सेकंड सेमेस्टर का मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो सेकंड एंड थर्ड दोनों का एक साथ फीस जमा करेंगे, मात्र 150 रुपये फीस में आपको सेकंड का सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, और फिर थर्ड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और लिखित भी। तो ये आप आसानी से कर पाएंगे, और सब कुछ आपका परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। 150 रुपये फीस में आपको 2 सेमेस्टर का मिलेगा, सेकंड एंड थर्ड का, ठीक है। ये बात आप ध्यान, अगर आपका सेकंड में नहीं जुड़ना है तो आप थर्ड में जुड़ सकते हैं। थर्ड और फोर्थ का भी 150 रुपये लगेगा, यानी कि 2 सेमेस्टर का एक साथ फीस जमा करने पर केवल 150 रुपये में आपका करवा दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको बता दिया, कहीं पर भटकना नहीं है आपको। एक सब्जेक्ट की आप सीरीज खरीदते हैं तो कितने की सीरीज, बहुत महंगी सीरीज आती है, ठीक है। तो 60 रुपये की सीरीज आती है एक सब्जेक्ट की। 4-5 सब्जेक्ट की सीरीज आप खरीदेंगे, कम से कम कितनी रुपए की हो जाएगी दोस्तों, 300-400 रुपये आपके खर्च होते हैं। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा, ठीक है। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। जियोग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, हिंदी का, संस्कृत का, इंग्लिश का, सभी का, और को करिकुलर के तमाम सारे लेक्चर आपको को करिकुलर मास्टर पर मिल जाएंगे।
शिक्षा शास्त्र, होम साइंस, सभी सब्जेक्ट का आपको हमारे चैनल शुक्ला एसटी पॉइंट पर, को करिकुलर मास्टर पर आपको तमाम सारे ऑब्जेक्टिव, तमाम सारे लिखित लेक्चर, तमाम सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगी। तो पीडीएफ की फीस लगती है, बाकी चैनल पर वीडियोज़ लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में हैं। सभी सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ फ्री में एकदम से अवेलेबल हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो कहीं पर भटकने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। आप हमारे पास आए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आपको भटकना नहीं है। आपको आंसर शीट के साथ, यानी ऐसे आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट भी नीचे लगी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आप एक प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ आप आंसर शीट भी मिला लेंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा, और ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया, तो आप वीडियोज़ देख लीजिएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस खुद कीजिएगा, तो आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएँगी। और सीसीएसई वाले अपनी आंसर की मिला लीजिए कि भाई आपने कितना सही करके आए हैं। धन्यवाद।